Rahim. This is lecture number 8 of the course BOT 706, which is the diversity in the vascular plant, and the title of of this lecture is basically the evolution of the sporophyte in pteridophyte. So we will discuss the various theories regarding the evolution of the sporophyte, specifically the different part of the sporophyte like leaves, root, stem and vasculature. So we will cover all these part of the sporophyte and pteridophyte, and the evolutionary processes and theories which explain these evolution. So let's start from the first of all the sporophyte or the sporophytic generation of the pteridophyte. So as I told you that this lecture will focus on the sporophyte of the pteridophyte. So in the sporophytic generation, which constitute the main plant body in the pteridophyte, in any description whenever we refer to the plant body of pteridophyte we mean the sporophyte. इसका मतलब बड़ा सिंपल है. आप अगर इससे पहले जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल उस जानते होंगे, उसमें स्पोरोफाइट का कंसेप्ट भी जानते होंगे, उसमें आप एट द सेम टाइम जो है टेरिडोफाइट का कंसेप्ट भी जानते होंगे. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रायोफाइट इससे पहले थे उनमें जो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म थी वो जो थी वो गेमीटोफाइट था. मतलब कि ब्रायोफाइट में हमें जो कुछ नज़र आता था, जो उसकी प्लांट बॉडी होती थी, वो बेसिकली एक गेमीटोफाइट या गेमीटोफिटिक जनरेशन होती थी. या वो जो हम जिसको कहते थे कि फ्यूनेरिया या पॉलीट्राइकम या मर्केंशिया या एंथोसेरस, हमें जो कुछ नज़र आता था, वो जो प्लांट जिसको हम प्लांट कहते हैं, जो हमें नज़र आता है, दैट इज़ एक्चुअली अ गेमीटोफाइट. लेकिन जिस वक्त हम एवोल्यूशन में आगे चलते हैं टेरिडोफाइट में और की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर अब ये चेंज हो जाता है. मकसद ये है कि यहाँ पर अब टेरिडोफाइट में आपको जो प्लांट बॉडी नज़र आ रही है, अगर आपको साइलोटम नज़र आ रहा है, आपको मेजिप्टेरस नज़र आ रहा है, आपको लाइकोपोडियम नज़र आ रहा है, आपको जो है एक्विसिटम नज़र आ रहा है, या आपको फंस नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ फार्म के, तो ये जो भी हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ टेरिडोफाइट, या इसको हम ये कह सकते हैं दे आर एक्चुअली द स्पोरोफाइट. तो ये आगे मज़ीद भी क्लियर होगा. ये जब हम इसमें मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर होगा. सो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि द डोमिनेंट जनरेशन in the life cycle of pteridophyte, that is the sporophytic generation, and the plant body of a pteridophyte, that is actually a sporophyte, spore producing है. So this is there is a great variety in the nature and organization of the sporophytic plant body in pteridophyte. अगर हम साइलोटम से स्टार्ट लें जो सबसे सिंपलेस्ट है और फर्द की तरफ जाएं, तो ये प्लांट बॉडी जो है या स्पोरोफाइट जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. उसके नेचर में भी है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी है, उसके स्ट्रक्चर में भी है, उसके कंपोनेंट वाइज भी उसमें आपको ज़बरदस्त किस्म की वेरिएशन मिलती है, जो हम वन बाय वन उनको जब आगे चलेंगे तो साथ साथ उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हुए जाएंगे. So the simplest sporophyte is an extent number is to be found in xylotum. The plant body here is naked, branched axis. Axis यहाँ पर उस stem को कह रहे हैं क्योंकि जो axis का word यूज़ हो रहा है that is actually the stem, हम उसकी जगह लिए यूज़ कर रहे हैं branch axis and with no evidence of root. True root नहीं है उसके अंदर. क्या है ये आगे भी आपको बताऊँगा. The axis is distinguishable into the underground prostate system and erect aerial system. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इसमें स्टेम है साइलोटम में, वो ऐसा है कि उसका कुछ पार्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है और कुछ पार्ट उसका अंडरग्राउंड होता है. यानी अबव ग्राउंड जो स्टेम का पार्ट और अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट. जो अबव ग्राउंड है वो इरेक्ट एंड एरियल. इरेक्ट मीन बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ 90 डिग्री के साथ ऊपर चलना. एरियल जो एरियल ज़मीन से ऊपर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं, जो हवा में है एरियल पार्ट उसका जो एक्सेस का या स्टेम का, विच इज़ द इरेक्ट. और दूसरा प्रोस्टेट है
जो कि अंडरग्राउंड है, और दैट इज़ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब कि ज़मीन के साथ लेवल में है, ज़मीन के साथ जिस एंगल में है उसके साथ ये दूसरा जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, इरेक्ट है। सो इसका एक पार्ट जो एक्सेस या स्टेम है वो अबव ग्राउंड है, जिसको हम एरियल कह रहे हैं, इरेक्ट है, और इसका बाकी पार्ट जो है वो ज़मीन के अंदर होता है, जो कि अंडरग्राउंड होता है और प्रोस्टेट होता है। सो बेसिकली हम उसको रूट नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो बेसिकली उससे ही अराइज होती हैं। वो जो अंडरग्राउंड प्रोस्टेट ब्रांच है उससे राइजाइड जो हैं तो वो निकलते हैं। यहाँ पर ट्रू रूट चूँकि साइलोटम में नहीं है, राइजाइड है, तो वो निकलते हैं, और दैट हेल्प इन द एंकरिंग ऑफ द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम, जो कि फंक्शन होता है एंकरेज का, मोस्टली रूट का। देयर इज़ नो लीव साइलोटम में। द स्टेम itself take up the function of photosynthesis. For such a simple plant body further evolved mainly necessitated by the environment result in the complex and diverse type of sporophyte that we see today. तो कहा यह जा रहा है कि उस सिंपल स्पोरोफाइट से जो आजकल हमें जो कुछ नज़र आ रहा है जैसा स्पोरोफाइट, वो उससे इवॉल्व हुए हैं। सो उसके बाद हम आगे चलते हैं। The first step is the differentiation of photosynthetic lateral जो लीव्स हैं एंड रूट्स हैं, इसमें सबसे पहले फोटोसिंथेटिक डिफरेंशिएशन, लेटरल डिफरेंशिएशन होती है। द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल, जिसको हम मैक्रोफिल कहते हैं। ये भी आगे हम ख़ास तौर पर जब लाइकोप्सिडा में जाएंगे और लाइकोफाइट्स में, और उसमें ये जब हम सेलेजिनेला की तरफ पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमें सबसे पहले ये दो किस्म के लीफ जो हैं वहाँ पे आएंगे और इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इनिशियली बता देता हूँ कि हम जो कह रहे हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ लीफ, वन इज़ दैट इज़ द माइक्रोफिल एंड सेकंड इज़ द मैक्रो और मेगाफिल। सो माइक्रोफिल हम उस लीफ को कहते हैं विच इज़ अ सिंगल अनब्रांच्ड मिड वेन, जो जिसमें दरमियान में जो मिड वेन होती है वो सिंगल होती है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। फर्दर व्हेन leaf trace depart from the main vascular cylinder to provide the leaf, no gap is left. इसी तरह हम अगर मेगाफिल की बात करें तो there is a branch venation, कि वो जो मेन मिड वेन आती है वो फिर फर्दर ब्रांच दर ब्रांच में डिवाइड होती जाती है। द ब्रांचिंग में बी डाइकोटमस और रेटिकुलेट, रेटिकुलेट ब्रांच वेनेशन को कहते हैं। डाइकोटमस जो है तो डाइकोटमीज जिसमें होंगी 1 से 2, 2 से 4। फर्दर देयर विल बी इनवेरिएबली बी अ लीफ गैप इन द मेन वेस्कुलर सिलेंडर अबव द लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस जहाँ से ये डाइकोटमी या कट लगेगा, इसमें जो दो होंगे तो उसमें जो मेन वेस्कुलर आपके पास सिलेंडर है उसके ऊपर आपको लीफ गैप्स मिलेंगे। लीफ ट्रेस, लीफ गैप, ये हमें ख़ास तौर पर जब हम वेस्कुलर बंडल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैं एनाटॉमिकली इसके स्ट्रक्चर से बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ लीफ गैप एंड व्हाट इज़ अ लीफ ट्रेस। माइक्रोफिल्स आर सीन इन नंबर लाइक माइक्रोफिल आर सीन इन मेंबर लाइक लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला। अभी मैंने ऊपर बात की, सेलेजिनेला में बेसिकली दोनों किस्म के हैं। मेगाफिल आर फाउंड इन द मेंबर ऑफ एडियंटम एंड टेरस। Stomata, these are found in the leaf and stem of all member. Mehra and Soni in 1983 have studied the stomatal structure and ontogeny in a number of pteridophyte. Ontogeny internal structure को या anatomical उसको कहते हैं। They have classified the pteridophyte stomata into 4 type. Number 1, the Phytaceous, Equisetaceous, Meraceous and Felicinian। इसमें जो साइलोफाइटा जो है ये पहले उसमें उनकी जो स्टोमेटा है उनको अलग रखा गया है, इक्विसिटम वाले जो हैं उनको अलग रखा गया है, और फर्न में भी
फिर दो किस्म के जो है वो जेनरा के फिलिसीनी एक क्लास है वहाँ पर फर्न के अंदर, और हमारे पास मेरेशिया जो है ये भी ऑलरेडी वहाँ पे एक ग्रुप है. Mehra and Sony 1983 believe that the Xylophytaceous stomata is basic type and the other are derived. इनमें जो सबसे Xylophytaceous है सबसे पहले, क्योंकि ये प्रिमिटिव ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, इसमें डिफ्रेंशिएशन बहुत कम है. लेकिन हम जब टेरिडोफाइट की तरफ जाते हैं वहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा मिलती है. तो यही कहा जा रहा है कि जो Xylophytaceous stomata है वो बेसिक टाइप का है और बाकी जो हैं वो इससे इवॉल्व हुए हैं. ओरिजिन ऑफ लीफ की तरफ हम आते हैं कि अकॉर्डिंग टू द जनरल ओपिनियन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द स्पोरोफाइट वाज मेनली एक्सियल. एक्सियल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ के किनारे पे साइड वाइज उसको डेवलप हो तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ एक्सियल. द लीव्स एंड ब्रांचेस अरोज लेटर एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिस. कहा यह जा रहा है कि लीव्स और ब्रांचेस जो हैं वो बाद में राइज हुई हैं एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिस, जो कि मेन स्टेम है, इरेक्ट जो स्टेम है उससे. Bauer 1908 first suggested that originally the plant was wholly axial in nature and the leaves arose later in course of evolution. Bauer के मुताबिक ओरिजिनली जो प्लांट था शुरू में वो एक एक्सियल इन नेचर था और द लीव जो है वो बाद में इससे अराइज हुई हैं इससे जो वक्त गुजरने के साथ साथ. Legner 1908 proposed that the primitive pteridophyte shoot was basically a leafless dichotomously branched structure and some of the branches got themselves modified into leaf. Mainly there are two theories to account the origin of leaf. These are the telome theory and the ination theory. यहाँ पे हम origin of leaf, जब origin of sporophyte में क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है तो उसमें हम सबसे पहले अब आ रहे हैं origin of leaf की तरफ. तो ओरिजिन ऑफ लीफ में हमारे पास जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है कि वी हैव टू थ्योरी, नंबर वन दैट इज़ द टीलोम थ्योरी एंड नंबर सेकंड दैट इज़ द इनेशन थ्योरी. वाइल टीलोम थ्योरी अकाउंट फॉर द ओरिजिन ऑफ बोथ माइक्रोफिल एंड मेगाफिल एंड इनेशन थ्योरी एक्सप्लेन ओनली द ओरिजिन ऑफ द माइक्रोफिल. तो इस वजह से टीलोम थ्योरी और इनेशन थ्योरी में जो टीलोम है उसको वाइड एक्सेप्टेंस हासिल है क्योंकि वो एट द सेम टाइम माइक्रो एंड मेगाफिल दोनों की ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है और इनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफिल. तो सबसे पहले हम आते हैं ओरिजिन ऑफ द मेगाफिल की तरफ. बेसिकली मैं जो टीलोम थ्योरी जिसकी ऊपर अभी बात हुई है ये प्रपोज की थी टीलोम थ्योरी जिमरमैन ने 1930 एंड 1938 में इसकी पब्लिकेशंस आई जिसमें इसने टीलोम थ्योरी को प्रपोज किया था. Primitive pteridophyte shoot was naked and dichotomously branched. The plant body resembled the fossil member Rhynia. The ultimate dichotomies are called telome and the internode between the telomes are known as mesomes. And the telome and mesome together constitute a telome truss. यहाँ पर हमें इसको समझना होगा और इस समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको टीलोम बता देता हूँ कि ये टीलोम कह किसे रहे हैं. कि जो सिंगल नर्व्ड अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन होता है बेस या उसमें ऑफ अ डाइकोटमस एक्सिस दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टीलोम. मतलब इसका बड़ा सिंपल है कि लाइक ये जो एरिया है मैं आपको कह रहा हूँ कि दैट इज़ व्हाट इज़ दिस इज़ दी टीलोम. दिस इज़ द टीलोम. अच्छा, अब यहाँ पर तो खैर सच कोई नहीं है. अगर टीलोम बेसिकली दो टाइप के होते हैं. अगर इस एक को हम कहते हैं फर्टाइल टीलोम और एक को हम कहते हैं स्टीराइल टीलोम. यहाँ पर तो जनरली टीलोम बताया गया है. जिस तरह मैंने यहाँ पे ये रेड बनाए हैं ये मैंने स्पोरेंजिया बनाने की कोशिश की है आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर फर्टाइल टीलोम और स्टीराइल टीलोम हम कब कहेंगे इसको, अगर इफ़ द अल्टीमेट ब्रांच, ये अल्टीमेट ब्रांच है सबसे ऊपर वाली, इफ़ द अल्टीमेट ब्रांच जो सबसे मैं थोड़ा नीचे ले आया हूँ, दिस इज़ द अल्टीमेट, दिस इज़ द टीलोम. इफ़ द अल्टीमेट ब्रांच इज़ टर्मिनेटेड विद द स्पोरेंजिया, कि ये जो अल्टीमेट ब्रांच है
वो टर्मिनेट किस चीज़ में हो गई है, वो उसके बिल्कुल टिप पे स्पोरेंजिया बन गया है, तो वी विल कॉल्ड इट द फर्टाइल टीलोम। और अगर इसके टॉप पे कुछ भी नहीं है, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके टॉप पे कुछ भी नहीं है, तो ये स्टीराइल टीलोम है। तो टीलोम जो है, जो हमारे पास आप जो सबसे ऊपर डाइकोटमस एक्सेस में जो सबसे डिस्टल डाइकोटमी होती है, सबसे ऊपर वाली डाइकोटमी, ये टीलोम है। यानी यहाँ से ऊपर ऊपर ये सारा जो एरिया है ये टीलोम बना रहा है। ये दिस इज़ द टीलोम। अच्छा, ये टीलोम है, तो फिर ये नीचे क्या है? तो टीलोम है, और इससे हम जब नीचे आते हैं, जो कनेक्टिंग इसके साथ आपके पास डाइकोटमीज आ रही हैं, दिस इज़ द मीजोम्स। ये क्या है? ये मीजोम्स हैं जो कनेक्टिंग है आपके पास। ये ऊपर यहाँ पर लिखा गया है द अल्टीमेट डाइकोटमीज। ये सबसे ऊपर वाली डाइकोटमीज जो हैं, दीज आर द टीलोम्स, एंड द इंटरनोड बिटवीन द टीलोम, ये जो मैंने सर्कल सा ड्रा किया है, दिस इज द मीजोम। एंड द टीलोम एंड मीजोम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है दिस इज़ द टीलोम ट्रस। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ द टीलोम ट्रस। टीलोम प्लस मीजोम इज कॉल्ड एज द टीलोम ट्रस। अब टीलोम ट्रस जो है, तो यहाँ पर तो जो आपको बड़े सिंपल सा टीलोम बताया गया है, यही टीलोम ट्रस जो है ये फिर फर्दर 3 पार्ट में भी चला जाता है। इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल फाइलाइट ट्रस भी कहते हैं। इसमें एक होता है फर्टाइल ट्रस होता है, और एक उसमें मिक्स टीलोम ट्रस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें जो हमारे पास टीलोम ट्रस है, उसके अंदर तमाम के तमाम टीलोम जो हैं उनके टिप के ऊपर स्पोरेंजिया होगा, तो वो फर्टाइल टीलोम ट्रस होगा या फर्टाइल ट्रस होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये तस्वीर थी शुरू में कि इसके अंदर किसी के ऊपर कोई स्पोरेंजिया नहीं था, तो इन दैट केस, या ये आपके सामने हम इस चीज़ को एग्जांपल ले लेते हैं। देखें यहाँ पे ये सारे के सारे ये जो टीलोम है, इसके किसी के टिप के ऊपर भी आपको स्पोरेंजिया नहीं नज़र आ रहा। और तो ये जो टीलोम, ये दिस इज़ द मीजोम। ये नीचे दायरे के अंदर, इसके दायरे से ऊपर जो है ये जो दाने दाने निकले हुए हैं, दिस इज़ द टीलोम। और ये सारे का सारा जो है दिस इज़ द मीजोम। अब ये मीजोम जो है, जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टीराइल उससे बना हुआ है टीलोम से, तो हम ऐसे टीलोम ट्रस को जो है वो क्या कहेंगे? दैट इज़ द फाइलाइड या स्टीराइल टीलोम ट्रस, इसको हम कहेंगे। थोड़ा सा मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को इस बात की समझ आ जाए, ताकि ये टीलोम थ्योरी जो है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिमरमैन की जो है। टीलोम थ्योरी जो है ये इसमें कुछ फर्दर हम जब देखते हैं कि डेवलपमेंट, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए गए हैं फिलस लीफ में। उनमें पहला जो है वो है ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर ओवरटॉपिंग का मतलब है कि इन दिस ओरिजिनल डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम चेंज टू अनईक्वल डाइकोटमीज। ये इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। अनईक्वल डाइकोटमी मतलब एक होता है इक्वल डाइकोटमी, मतलब एक ब्रांच है वो 2 में डिवाइड हो रही है और दोनों ब्रांचेस जो उससे बन रहे हैं वो इक्वल हैं। ओवरटॉपिंग में क्या होता है कि जो ब्रांचेस बनती हैं डाइकोटमी के रिजल्ट से, वो इक्वल नहीं होती, दोनों अनईक्वल होती हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम की मदद से जो ब्रांचेस मिलते हैं उनकी वजह से अनईक्वल डाइकोटमीज बनती हैं। अनईक्वल डाइकोटमीज का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाती है। यानी जो लॉन्ग, इसमें आप ये समझ लें कि हम जो शॉर्ट एक जो होता है वो ओवर ग्रो कर जाता है, जो कि लॉन्ग ब्रांच के फॉर्म में, जिसको हम लॉन्ग ब्रांच कहते हैं, और दूसरा शॉर्ट रह जाता है जो उस डाइकोटमी की जो 2 ब्रांचेस होती हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लार्जर एक्सेस होगा, जो लार्जर ब्रांच होगी, दैट विल बिकम द स्टेम। ये जो हमने यहाँ पे कहा कि अनईक्वल की वजह से एक लॉन्ग ब्रांच और एक शॉर्ट ब्रांच,
तो ये जो लॉन्गर ब्रांच होगी वो जो है वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आपके पास क्या कहते हैं शॉर्टर ब्रांच रह जाएगी, तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि ओवर टॉप्ड, जो आपके पास ओवर ग्रो एंड ओवर टॉप, ओवर ग्रो जो होगी वो लॉन्ग ब्रांच होगी, और जो ओवर टॉप होगी वो आपके पास वो वाली होगी जो शॉर्टर होगी। तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द लेटरल ब्रांचेस आर लीव्स। तो जो लॉन्गर ब्रांच है वो आपके पास स्टेम में डेवलप हो जाएगी, और जो उसमें जो शॉर्टर है वो लेटरल ब्रांच में, या उसके साथ साथ जो है आप उसको ये कह सकते हैं कि या उससे लेटरल ब्रांचिंग अगर फर्दर होगी तो लेटरल ब्रांचिंग उस शॉर्ट से होगी, या उससे जो है तो आप लीफ जो है उसको कह सकते हैं। तो ये दोनों ब्रांचेस जो अनइक्वल डाइकोटमी की वजह से हमारे पास आई हैं, एक जो है तो ओवर ग्रो है, और दूसरा जो शॉर्टर है वो ओवर टॉप उसको हम कहेंगे, या जिसको हम शॉर्टर ब्रांच कह रहे हैं। अब इसी ओवर टॉप के जो स्टेप है उसको समझाने के लिए मैं पिछली स्लाइड पे फिर वापस जा रहा हूँ, और उसकी जो फिगर नंबर बी है वहाँ पर आपको बताऊँगा कि इसमें ये जो है जो हमारे पास ख़ास तौर पर ये वाली जो ब्रांच है ये ओवर ग्रो हो गई है, और इसके साथ जो ये दूसरी है ये जो छोटी रह गई है तो ये ओवर टॉप्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज द, तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो है प्लेनेशन का। प्लेनेशन में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये अब प्लेन चेंज हो रहा है, जो ग्रोथ का प्लेन है वो चेंज होगा, और इसमें क्या होता है कि टीलोम एंड मीज़ोम ऑफ द ट्रस्ट जो हैं वो पहले चूँकि आप 3 डायमेंशनली ग्रो कर रहे होते हैं, तो अब वो 3 डायमेंशन से सिंगल प्लेन की तरफ आएंगे। और सिंगल प्लेन में आने का मतलब ये होता है कि पहले वो जो उनका स्पोरोफाइट है वो डेवलप जब सिंगल प्लेन में होगा, तो सिंगल प्लेन का मतलब ये है कि फैन शेप डाइकोटमी जो है वो बन जाएगी। मतलब कि वो जो एक वो फैन जो हाथों से वो नहीं पहले उसको करते थे हवा, बिल्कुल उस टाइप की शेप जो है वो आ जाएगी। इसको समझने के लिए मैं ये ऊपर आपको बता रहा हूँ, ये जो सी है इसमें आप देखें ये फैन शेप स्ट्रक्चर जो है वो इनका आपस में वो हो गया है, ये एक प्लेन में आ गए हैं। पहले ये जो थे वो 3 डायमेंशनल थे, अब उसको सिंगल प्लेन में आ गए हैं और ये फैन शेप की तरफ, और दे टेंड टू क्लोज टुगेदर, दिस इज़ द प्लेनेशन। और तीसरा जो है वो है सिनजेनेसिस और वेबिंग। वेबिंग और सिनजेनेसिस जो है द टीलोम विच हैव कम क्लोजर laterally fused by the development of the parenchymatous tissue between them। ये ऊपर दोबारा वापस मैं उस इमेज में जाऊंगा कि जो ये आपस में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये आपस में क्लोज हुए थे, यहाँ पर ये एक दूसरे के एक प्लेन में आ गए थे और ये फैन शेप का प्लेन था। तो अब जो वेबिंग है, वेबिंग में क्या होगा कि इनके दरमियान ये जो खाली स्पेसेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें अब वेबिंग शुरू हो गई है। वेबिंग का मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान जो वो पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ हैं वो भरने शुरू हो गए हैं, और भरने के बाद जो है ये जो खाली स्पेसेस थी वो भर जाएंगे। सो क्या हुआ इस वेबिंग से और इनके दरमियान जो पेरेंकाइमेटस टिश्यू के बनने से कि लीफ ब्लेड जो है वो आपके पास बन गया, उनके दरमियान जो खाली जगह थी वो फिल हो गई पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ के साथ, और इससे आपके पास जो है एक लीफ ब्लेड वाला कंसेप्ट आ गया, पोसेसिंग ऑफ नंबर ऑफ फ्री एंडिंग वेन। एविडेंस ऑफ दिस थ्योरी इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनी फॉसिल फर्न वेयर द लीव हैव एन ओपन वेनेशन। फर्दर एविडेंस ऑफ द ऑन्टोजिनी ऑफ द फर्न लीफ where the adult leaves have a closed venation while the first form one have the open venation। ओपन वेनेशन जैसे कि उसमें आपको नज़र आ रही है उससे बनने हुआ। अब हम थोड़ा सा आते हैं जी कि जो ये तो मेगा फिल लीफ थी, अब माइक्रोफिल जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब शुरू में ऊपर इसको डिस्कस कर रहे थे इस पेज के ऊपर जहाँ पे हम दोनों थ्योरीज़ के दरमियान फ़र्क कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो टीलोम और इनेशन 2 किस्म की थ्योरीज़ थी। तो अब हमने चूँकि अभी सिर्फ मेगाफिल के ओरिजिन को डिस्कस किया, एवोल्यूशन को, तो मेगाफिल सिर्फ और सिर्फ हमें टीलोम थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है,
जो टीलोम थ्योरी मेगाफिल और माइक्रोफिल दोनों को एक्सप्लेन करती है और इनेशन सिर्फ माइक्रोफिल को। तो इनेशन चूँकि यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करती, तो हमने जो ये एक्सप्लेनेशन, ये जो इसके 3 स्टेप्स लिए, ये टीलोम थ्योरी के 3 स्टेप थे जिसके ज़रिए हमने उसकी एक्सप्लेनेशन ली। अब हम जब माइक्रोफिल की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास दोनों एट द सेम टाइम टीलोम थ्योरी भी होगी और यहाँ पर हमारे पास इनेशन थ्योरी भी होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ द माइक्रोफिल की तरफ, कि द ओरिजिन ऑफ द सिंगल वेन लीफ माइक्रोफिल is explained by both the Telom theory and Ination theory। अभी जिसको समझाने के लिए मैं ऊपर गया था, the follower of the Telom theory argue that the leaf arose from a surviving Telom and after the overtapping and planation only one of the Telom survive। इसको प्रोसेस को उन्होंने रिडक्शन कहा। तो ये जो रिडक्शन वाला प्रोसेस था टीलोम थ्योरी का, ये मेगाफिल में नहीं था। अब यहाँ पर देखें, इसको समझने के लिए हम दोबारा ये देखें, हमारे पास ये जो लाइन में ड्रा करूँगा, इस लाइन के ऊपर जो इमेजेस हैं ये टीलोम थ्योरी हैं और लाइन से नीचे जो इमेजेस हैं ये इनेशन थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह वहाँ पर जो ओवरटॉपिंग होगी, ओवरटॉपिंग, ये दिस इज़ दी ओवरटॉपिंग ए में बताया जा रहा है, बी में आप देखें प्लेनेशन हो गई है। अब प्लेनेशन के बाद ये तीसरा स्टेप जो होता है ये प्लेनेशन के बाद है, जिसको हम कह रहे हैं दैट इज़ द रिडक्शन। रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो आपके पास जो टर्मिनल मेरिस्टेम है टीलोम के, जो हर टीलोम के बिल्कुल एपेक्स में या एपिकल मेरिस्टेम मौजूद है, जिसको हम टर्मिनल मेरिस्टेम भी कह रहे हैं। सो ईच टीलोम ऑफ द ट्रस्ट जो है वो क्या होगा, यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा और सप्रेस होने की वजह से उसमें से मच शॉर्टर ब्रांचेस होंगी जो कि डिक्रीज लेंथ की वजह से होंगी और उसमें से अल्टीमेटली ये प्रोसेस जो है इसको हम या आप उसको कह सकते हैं कि ओनली वन ऑफ द टीलोम सर्वाइव, जिसको हम ये वाला जो प्रोसेस है जिसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द रिडक्शन, कि वो बाकी जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, वो उनको रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते और एक रह जाता है और एक को हम कहते हैं दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जो एक है वो उसमें जो सिंगल टीलोम रह गया है, वो सिंगल टीलोम जो है आप देख रहे हैं उसमें फ्लैटन होना शुरू हुआ और जब वो फ्लैटन हुआ तो उसमें फ्लैटन कैसे हुआ, उसमें से पैरेन्काइमेटस पेड़ बने जिसने उसका लेमना जो है तो वो बनाया। तो ये टीलोम जो है रिड्यूस होने के बाद ये फ्लैटन हुए और फ्लैटन होने के बाद इनसे लीव में डेवलप हो गए। अब ये लीव जो है चूँकि इसके अंदर सिंगल एक ही टीलोम से बनी है तो इसके अंदर एक ही सिंगल वेन होगी जो कि अनडिवाइडेड होगी और इस वजह से हम इसको कहेंगे दैट इज़ द माइक्रोफिल। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं। देयर आर हाउएवर सम ऑब्जेक्शन ऑन द टीलोम थ्योरी according the origin of the microfill. These are: number one, if indeed a telome has transformed into itself into the central vein of the microfill, then in all instances the microfill should possess a complete vein running to the tip. But there are any number of example microfill have no vein or incompletely developed vein. This is indeed difficult to comprehend as per the telome theory. अब जैसे कि हमने ऊपर बताया कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आप कह रहे हैं जी कि ये टीलोम जो है ये टीलोम जो ये डाइकोटमी है ये बाद में फ्लैटेंड हुई और फ्लैटेंड होने के बाद इससे ये लीव बनी। तो इसका मतलब तो ये है कि इसके अंदर ये जो सारे का सारा ये वेस्कुलर बंडल है और ये वेन यहाँ पर होनी है, सिंगल वेन है। तो चाहिए तो ये है। फिर उसके बाद तकरीबन अगर यही इसका एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर जितने भी माइक्रोफिल लीव्स हैं उनमें यहाँ से लेके टिप तक वेस्कुलर बंडल जो है वो होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे माइक्रोफिलस लीव हैं जिनमें ये जो है ये कम्प्लीटली डेवलप नहीं है, तकरीबन आधे तक है, आधे से ज़्यादा होगा, आधे से कम होगा, मुख्तलिफ यानी। तो इसको हम टीलोम थ्योरी के उसमें डिफेंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
दूसरा ऑब्जेक्शन की तरफ आते हैं कि इस पे जो दूसरा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि इट इज़ one of the morphological principle that an organ develop first and only later the vasculature travel into it. If we accept the Coulomb theory for the origin of microfill, we will are going for the emergence of vasculature first and then to justify the vasculature development of the leaf. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक मार्फोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि पहले आर्गन बनता है यानी और उसके बाद उसके अंदर वेस्कुलर बंडल ट्रेवल करते हैं. अगर हम टिलोम थ्योरी को मान लें कि ये सही कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन ऑफ माइक्रोफिल अगर टिलोम थ्योरी के ज़रिए है तो ये आर्गू करेंगे हम कि यहाँ पर तो पहले वेस्कुलेचर आया है और उसके बाद लीफ डेवलप हुई है. So according to initiation theory proposed by Bauer to 1908, the leaves are not the modification of telome जो कि branches हैं but the new development of the outgrowth from the shoot. According to the Bauer, outgrowth which he called initiation were first spine like, later become flattened and leaf like. Bauer कहता है नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है. ब्रांचेस जिनको हम टीलोम जिनको जो कि ओरिजिनली ब्रांचेस हैं वो लीफ में मॉडिफाई नहीं हुए बल्कि न्यू डेवलपमेंट हुई हैं. शूट से जो है कुछ आउट ग्रोथ निकले जो कि जिनको उसने इनेशन कहा. ये बेसिकली स्पाइन लाइक थे जो बाद में फ्लैटन होकर उनसे लीफ बनी. ये जैसे ऊपर मैं यहाँ पे इमेज में आपको बताऊँगा कि लाइक दिस इज़ व्हाट कि ये हमारे पास एक क्या कहते हैं एक्सेस है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है. फिर देखें ये इनेशन इसमें से डेवलप हुई है, स्पाइन लाइक इनेशन डेवलप हुई. अब देखें वो जो स्पाइन लाइक इनेशन है वो फ्लैटन होना शुरू हुई और फ्लैटन होने के बाद वो जो है वो एक कंप्लीट लीफ का शक्ल धार चुकी है यहाँ पर. इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इन द बिगिनिंग देयर वर ओनली इमर्जेंस एंड लेक ऑफ वेस्कुलेचर सब्सिक्वेंटली. ये वेस्कुलेचर का मतलब यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है कि बार बार ये वर्ड वेस्कुलेचर आ रहा है. तो वेस्कुलेचर जो है यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हैं जो वेस्कुलर सप्लाई कर रहे हैं. सो इन द बिगिनिंग देयर वर ओनली इमर्जेंस एंड लेक वेस्कुलेचर सब्सिक्वेंटली द मेन वेस्कुलेचर ऑफ द स्टेम ग्रीव out of the branch which run up to the bases of the leaf only. From this stage, by further evolution, vasculature strand grew up to the leaf tip. Indeed, there are quite good number of fossil evidence depicting these stages. अब थोड़ा सा मैं इस पैराग्राफ को आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि शुरू में जो एवोल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है कि शुरू में जो इमर्जेंस हुई तो उसमें ऐसा था कि उसमें वेस्कुलेचर या वेस्कुलर बंडल नहीं थे. मेन वेस्कुलर बंडल सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर रन करता था और वहाँ से ब्रांचेस में जाता था और ब्रांचेस से ज़्यादा से ज़्यादा एक लीफ का जो बेस है उस जगह तक उसको वेस्कुलर सप्लाई होती थी. फिर वक्त गुज़रता गया, एवोल्यूशन होती रही और ये जो लीफ बेस का जो कनेक्शन आया हुआ था वेस्कुलर बंडल का वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर के लीफ टिप तक पहुंचा. और इसके लिए जो है तो बहुत से फॉसिल एविडेंसेस भी हैं जिनमें ये डिफरेंट स्टेजेस जो हैं ये बताए जा सकते हैं. इन द एवोल्यूशन ऑफ द वेस्कुलेचर साइलोफाइटॉन जो है ये साइलोफाइटा का एक फॉसिल मेंबर है जो कि अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास साइलोप्सिडा क्लास है और उसके अंदर दो ऑर्डर आते हैं, साइलोफाइटेलीज एंड साइलोटेलीज. जो साइलोफाइटेलीज है वो एक हमारे पास फॉसिल ऑर्डर है और उसका ये एक टाइप जीनस है साइलोफाइटॉन. तो दैट इज़ कोटेड एज द फर्स्ट स्टेप, यानी उसमें अगर देखा जाए तो कोई भी उसमें नो वेस्कुलेचर. उसी में हमारे पास जब हम साइलोफाइटेलीज में देखें तो एक फैमिली है एस्टीरोजाइलेसी जिसमें हमारे पास एस्टीरोजाइलॉन है. द सेकंड स्टेप वेस्कुलेचर ओनली अप टू द बेस ऑफ द लीफ. फिर हमारे पास है आर्थ्रोस्टिग्मा. द थर्ड स्टेप वेस्कुलेचर ट्रांसफर्स हाफ वे टू द लीफ एपेक्स. यानी आपको एग्जांपल के साथ बता रहे हैं कि ये अपनी थ्योरी को सपोर्ट कि साइलोफाइटॉन जो है उसके अंदर कोई बिल्कुल भी वेस्कुलर बंडल नहीं था लीफ के अंदर. जो उसके अंदर एस्टीरोजाइलॉन में जो है जो लीफ बेस है वहाँ तक पहुँच गया. फिर आर्थ्रोस्टिग्मा जो है उसमें आधे तक पहुंच गया और आज का हमारे पास जो लाइकोपोडियम या सेलेजिनेला है उसमें लीफ एपेक्स तक जो है बेस से लेकर एपेक्स तक जो माइक्रोफिलस लीफ है उनके अंदर ये मौजूद है इसके अंदर. तो रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द माइक्रोफिलस लीफ इनेशन थ्योरी सीम टू बी मोर कन्विंसिंग देन द टीलोम थ्योरी.
तो ये यहाँ पे दो थ्योरी से हमने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन टीलोन थ्योरी यहाँ पर खातिर खा जो साइंटिफिक कम्युनिटी को इम्प्रेस करने में यहाँ पर नाकाम रही है। हमारे पास जो उससे आगे है कि ऑरिजिन ऑफ द इक्विसिटेशियस लीफ। अब ये जो है हमारे पास इक्विसिटम जो है हमारे पास जो स्फीनोफाइटा है उसके अंदर इक्विसिटम है। अब इक्विसिटम की लीफ जो है वो बाकी टेरिडोफाइट की लीफ से थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें वर्ल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अकाउंट फॉर द ओरिजिन ऑफ इक्विसिटेशियस लीफ बिकॉज ऑफ देयर वर्ल कंडीशन. Neither Tilom theory nor Tenation theory can explain convincingly the origin of the whirl leaf. Member like Sphenophyllum, a fossil member है उसका, had sessile wedge shaped leaves. wedge जो है तो ये आगे जब हम Sphenopsida में जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एक specific shape है with dichotomous venation. Such leaf may be modification of Tilom, and the single veined leaf found in Equisetum and other may be a reductional form. इसी तरह अगर हम रूट की बात करें कि ओरिजिन ऑफ रूट, तो जिमरमैन 1930 सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द फंडामेंटल axis grew downward, thus forming the root system in some primitive member. In this type of branching and mode of growth, the root and the aerial shoot are similar, indicating that they are modification of same axis. Zimmerman 1930 believed that the root differentiated before the origin of leaf. इसी तरह अगर हम डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट एपेक्स को देखें तो द स्टेम एंड रूट यूजुअली डेवलप विद द हेल्प ऑफ सिंगल 2 or 3 साइड एपिकल सेल. Hemby and Puri 1963 have worked on the shoot apex organization in the Lycopodiales, while Hemby and Rao 1973 have worked on the root apical organization in fern. According to them, a single apical cell found in the root of leptosporangiate fern is simpler than the ग्रुप ऑफ इनिशियल फाउंड इन द रूट ऑफ यूस्पोरेंजिएट फर्न. ये पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि लेप्टो और यूस्पोरेंजिएट फर्न में जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट का है कि एक में जो लेप्टो है उसमें हमारे पास सिंगल इनिशियल होता है और जो दूसरा है उसमें ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल होते हैं. और वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि सिंगल एपिकल सेल फाउंड इन द रूट ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट इट इज़ सिंपलर देन द ग्रुप ऑफ इनिशियल फाउंड इन द रूट ऑफ एपेक्स ऑफ द यूस्पोरेंजिएट फर्न. सो अगेन ओरिजिन ऑफ इक्विसिटेशियस लीफ की बात है. ये दोबारा रिपीट हो गया है. यही स्लाइड हमने से पहले इक्विसिटेशियस लीफ और ओरिजिन ऑफ रूट दोनों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. ये स्लाइड भी रिपीट है. यहाँ से अब हमारे पास डिफरेंट है, दैट इज़ दी वेस्कुलेचर इन टेरिडोफाइट. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट भी है इसका. यानी शुरू में तो हमारे पास टिलोम थ्योरी या लीफ की जो थी और उसके बाद हमारे पास वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं इन द टेरिडोफाइट. टेक्निकली टेरिडोफाइट में जो वेस्कुलेचर है या वेस्कुलर बंडल है इनके लिए, क्योंकि ये बड़े प्रिमिटिव होते हैं, जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है या बाकी मॉडर्न डे प्लांट हैं उन जैसा वेल डेवलप वेस्कुलेचर तो इनके अंदर होता नहीं है. इस वजह से इनको वेस्कुलेचर का वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोर टेक्निकली इनके लिए वर्ड स्टील यूज़ होता है. स्टीलर सिस्टम इसको कहते हैं अगर हम जैसे वेस्कुलेचर को देखेंगे. और इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे किसी सेपरेटली और उसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें हमने वो जो लीफ गैप्स और लीफ ट्रेसेस, ब्रांच गैप, ब्रांच ट्रेसेस और इस तरह के फिर नोड के फॉर्मेशन कैसे होती है और नोड में फिर साइमेट्रीज है बहुत सी, ये तमाम चीज़ों को हम उसमें वो करेंगे. लेकिन फ़िलहाल हम थोड़ा सा एवोल्यूशन में उनको पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑल द टेरिडोफाइट पोजेस अ वेस्कुलेचर इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस ट्रांसवर्सिंग फ्रॉम वन टू अदर एंड ब्रांचिंग विद ऑल द ब्रांचेस. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेलिंग मिस्टेक इस सेंटेंस में लग रही है. ऊपर भी एक जगह पे ऑन्टोजिनी को ऑन्टोगेमी कुछ उसके स्पेलिंग में एरर था, उसके वो बेसिकली ऑन्टोजिनी था. इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं ऑन्टोजिनी कहते हैं उसको. यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि ट्रांसवर्सिंग फ्रॉम वन एंड END टू द अदर एंड END, नॉट AND. फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड of the branches with यानी
सेंटर ऑफ ऑल द ब्रांचेस, ये ब्रांचिंग ये भी बीच में एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि टेरिडोफाइट के अंदर जो वेस्कुलर है वो सेंटर में होता है एक्सिस के, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द ब्रांचेस, यानी तमाम ब्रांचेस के एक सिर से लेके दूसरे सिर तक दरमियान में सेंटर में ये मूव कर रहे होते हैं ये जो वेस्कुलर बंडल है। द टू मेन वेस्कुलर एलिमेंट आर द जाइलम एंड फ्लोएम। द जाइलम कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ट्रेकीड्स, ये ट्रेकाइड्स नहीं है, ये ट्रेकीड्स हैं, एंड रेयरली वेसल्स। वेसल सिर्फ सेलिजिनेला और टेरस में है। द ट्रेकीड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग लाइक स्केलिफॉर्म, पिटेड, एनुलर। ये एनाटॉमी में हम ज़्यादा डिटेल से इसको आपने भी पढ़ा होगा कि ये जो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फिर यहाँ पे आया ट्रेकीड्स आ गया, ये ट्रेकीड्स हैं। द ट्रेकीड्स आर वेसल्स आर द टू टाइप विज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ये बेसिकली जो सेंटर और उसके जो रेडिएट आउटवर्ड होता है जाइलम का, उसकी डेवलपमेंट है जो आगे इमेज में आया, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोटोजाइलम कौन सा पार्ट है उसका और मेटाजाइलम कौन सा है। द फार्मर मेच्योर अर्ली एंड द नैरो ल्यूमन वाइल द लेटर मेच्योर लेट एंड वाइड ल्यूमन। ये अगर आगे इसकी इमेज हुई तो उसमें मैं आपको इसको समझा दूंगा कि जो है तो उसका नैरो क्यों है और दूसरे का जो है वो वाइड ल्यूमन क्यों है। जो सेंटर में है उस वजह से उसके पास स्पेस की अवेलेबल की वजह से भी इशू हो सकता है, और जो सेंटर के करीब होता है वो मोस्टली जो होता है वो हमारे पास प्रोटोजाइलम होता है, वो उसी वजह से उसका वो नैरो ल्यूमन होता है और पहले मेच्योर होता है, और जो बाहर पेरिफेरी में होता है उसका वाइड ल्यूमन होता है और वो बाद में मेच्योर होता है। द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम एलिमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन फॉर जाइलम ग्रुप इन थ्री टाइप: एक्स आर्च, एंड आर्च एंड मीज आर्च। ये तीन किस्म के हमारे पास यहाँ पर जो है तो जाइलम को डिवाइड किया गया है। हमारे पास जो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेस पर जाइलम ग्रुप इनटू थ्री टाइप: एक्स आर्च, एंड आर्च एंड मीज आर्च। एक्स आर्च जो है दैट इज़ द सेंट्रिपिटल, प्रोटोजाइलम पॉइंटिंग टूवर्ड द पेरिफेरी, सेंट्रीफ्यूगल, प्रोटोजाइलम पॉइंटिंग टूवर्ड द सेंटर, ये टूवर्ड द पेरिफेरी है और ये टूवर्ड द सेंटर है। और मीज आर्च हैविंग यानी प्रोटोजाइलम हैविंग मेटाजाइलम ऑन आइदर साइड, दोनों साइड पे उसका होगा। मकसद ये है कि इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दिस इज़ लाइक सेल, इसमें ये यहाँ पर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट दिस इज़ दी मीज आर्च, और ये हमारे पास जो है ये सॉरी मीज आर्च नहीं, प्रोटो दूसरा जाइलम जो है अपना मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और दूसरा मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम पॉइंटिंग टूवर्ड द पेरिफेरी, अगर ये इनमें से एक जो है पेरिफेरी की तरफ होगा प्रोटोजाइलम तो वो सेंट्रिपेटल है, अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा तो वो फिर क्या होगा वो होगा अपना सेंट्रीफ्यूगल एंड आर्च, और अगर साइड बाय साइड होंगे दोनों तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ दी मीज आर्च। Phloem is composed of the sieve tube and phloem parenchyma. A sieve tube consists of series of long living cells with the sieve plate. Sometimes a distinction could be made between the proto and metaphlloem, but there is no pronounced morphological difference between the two. जिस तरह हम जाइलम में देख रहे हैं ऐसे प्रोनाउंस या बड़े वाज़े डिफरेंसेस दोनों में नहीं हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। आगे है कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेस्कुलेचर को हम स्टील भी कहते हैं, और स्टील हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फुली डेवलप नहीं होता जिस तरह मॉडर्न डे प्लांट में है। तो वेस्कुलेचर को हम स्टील भी कह सकते हैं और इस को हम स्टीलर सिस्टम भी कह सकते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम और रूट ऑफ द प्लांट बॉडी शोन, आउटर एपिडर्मिस, मिडल कॉर्टेक्स, सेंट्रल स्टील जो सेंट्रल वेस्कुलर बंडल है। द कॉर्टेक्स इज आइदर पेरेन्काइमेटस और may have the sclerenchymatous, थोड़े से जो हार्ड होते हैं। द सेंट्रल रीजन कंसिस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेस्कुलेचर नोन एज द स्टील। A stele may be defined as the vasculature surround the pericycle and endodermis.
ओरिजिनली सराउंडेड बाय पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, मतलब कि एक तरफ उसका ये होगा और दूसरी तरफ उसका एंडोडर्मिस होगा। जो अंदर वाली साइड पे उसका एंडोडर्मिस होता है, बाहर वाली साइड पे उसका पेरिसाइकल होता है। ओरिजिनली प्लांट एनाटॉमिस्ट थॉट दैट द ओनली द वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम form the fundamental unit of the vasculature. Steel is fundamental unit of the vasculature was first proposed by Weintegham and Dolet in 1886. According to them, cortex and the steel are separate by the endodermis. जो cortical region है और steel है, जो वो एंडोडर्मिस जो है वो उन दोनों को सेपरेट करती है। मतलब स्टील के गिर्द जो है वो एंडोडर्मिस की लेयर होती है जो उसको सराउंड करती है, और उसके दरमियान में, यानी आप ये समझ लें कि सेंटर में स्टील है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है। सो द एंडोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप सेल एंड पोजेस थिकनेस नोन एज द कैस्पेरियन थिकनेस ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ स्टील। पहला जो है वो है प्रोटो स्टील, दूसरा है साइफोनो स्टील, तीसरा है डिक्टियो स्टील। जो प्रोटो स्टील है ये इसमें जाइलम ऑक्युपाई द सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टील, देयर इज़ नो पिथ। ये बेसिकली जो प्रोटो और साइफोनो है इनमें फ़र्क ही पिथ का है कि दरमियान में अगर पिथ होगा, खाली होगा, तो वो साइफोनो होगा, और दरमियान में पिथ नहीं होगा, और दरमियान में अगर जाइलम ने उसको भरा हुआ होगा तो वो जो है तो वो प्रोटो स्टील होगा। तो बेसिकली जो साइफोनो स्टील है उसमें दरमियान में पिथ होता है, तो उसकी वजह से वो ट्यूब या साइफन लाइक जो सेंट्रल रीजन उसके पिथ की वजह से खाली होती है, तो उस वजह से वो ट्यूब या साइफन होता है, तो इसी वजह से हम उसको साइफोनो स्टील भी कहते हैं। हेयर द सेंट्रल रीजन कंसिस्ट ऑफ नॉन वेस्कुलेटेड सेल पैरेन्काइमा फॉर्म द पिथ। In the dictio steel, the siphon break up into a number of individual bits called the meristeel. अगर यही साइफोनो स्टील छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए तो उसका जो ईच पार्ट होता है उसको हम कहेंगे मेरिस्टील। ये इमेजेस अगर आ गई हों तो यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पर इसमें जो आ रही हैं वो आ रहे हैं नंबर ए, बी एंड सी। ये तीनों देखें, इनका सेंटर भरा हुआ है जो हमारे पास हैं। तो पहला जो है ये पहले में जो है ए, दैट इज़ द हेप्लोस्टील, दूसरा एक्टिनोस्टील, तीसरा प्लेक्टोस्टील। ये तीनों जो हैं ये हमारे पास प्रोटोस्टील जो नंबर 1 था, इसके 3 टाइप हैं, प्रोटोस्टील, हेप्लोस्टील एंड हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील एंड प्लेक्टोस्टील। उसमें क्या है कि दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला रीजन, ये सारे का सारा ये आपके पास जो है दिस इज़ द जाइलम एंड दिस इज़ द फ्लोएम, दिस इज़ द फ्लोएम। तो आपके पास सेंटर जो मास है वो सारे का सारा जो है जाइलम ने फिल किया हुआ है, और उसमें जो है वो मुकम्मल और उसका साइड जो है वो उसमें आपको फ्लोएम नज़र आ रहा है। इसी तरह जो दूसरे इसको हम कहते हैं हेप्लोस्टील, एच मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रोटोस्टील की पहली टाइप है। दूसरा है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील में आप देखें आपको ये जो नज़र आ रहा है ये स्टार शेप जाइलम है सेंटर में, और उसके गिर्द जो ये खाली जगह हैं ये जो हैं ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये तमाम जो साइड पे हैं यहाँ पर फ्लोएम पड़ा हुआ है। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बाहर को निकला हुआ ये कोने हैं दीज आर द मेटाजाइलम, और जो दरमियान में जाइलम का पोर्शन है दिस इज़ द प्रोटोजाइलम। इसके बाद हम आ जाते हैं जी कि प्लेक्टोस्टील की तरफ। प्लेक्टोस्टील में देखें ये जाइलम जो है ये प्लेट्स की शक्ल में है, लॉन्ग प्लेट्स हैं, और उसके गिर्द जो हैं उसके जो दरमियान में जो स्पेसेस हैं उनमें फ्लोएम मौजूद हैं। यानी ये जो प्लेट्स के दरमियान में जो रीजन होगा यहाँ पर खाली स्पेसेस जो हैं उनको फ्लोएम ने भरा हुआ है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया प्रोटोस्टील। ये दरमियान में दिस इज़ ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ पिथ, जिसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ द साइफन।
अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास उसके बाद जो रिंग शेप में है ये जाइलम है सारे का सारा। और उसके बाद ये जो हमारे पास एक और रिंग है ये हमारे पास आ गया है फ्लोएम। तो यहाँ पर देखें, पहली रिंग जो येलो कलर की है वो बीच में पिथ है, उसके बाद जो ब्लू कलर में है वो आपके पास इसमें जाइलम आ गया, और उसके बाद जो ग्रीन कलर में है लाइट ग्रीन जो है वो आपके पास फ्लोएम आ गया। तो ये फ़र्क है आपके पास प्रोटो और अपने साइफोन स्टील के दरमियान, कि वहाँ पर दरमियान सेंटर पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे सेंटर जो है वो साइफन है। दूसरा जो अच्छा, साइफोन स्टील में फिर अदर फर्दी टाइप होती हैं, एक्टोफ्लोइक और एंडोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक इस तरह, बल्कि एम्फीफ्लोइक भी होता है, लेकिन वो हम जब स्टील पे जाएंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। ये इसमें दरमियान में बहुत से मिसिंग और भी हैं, वो अगर सारे के सारे हों तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सो ये स्टील हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे और वहाँ पे इसको हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसका स्टेप बाय स्टेप इसकी डेवलपमेंट जो है वो देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे रहे हैं। प्रोटो स्टील मैंने अभी जिस तरह ऊपर आपको बताया कि उसकी 3 टाइप है। नंबर 1 दैट इज़ द हेप्लो स्टील। दिस इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील दैट कैन बी विजुअलाइज्ड इन द वेस्कुलर प्लांट। द सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टील कंसिस्ट ऑफ अ स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम, जो सबसे पहला वाला था और वो राइनिया में था। एक्टिनो में मैंने फिर आपको बताया कि जो आपके पास जाइलम है वो स्टार शेप हो जाता है, जाइलम है, और उसके जो स्टार बाहर की तरफ निकली हुई हैं वो एक्चुअली जो है मेटाजाइलम होती हैं, और जो सेंट्रल कोर होता है वो प्रोटोजाइलम का होता है। और उसमें जो स्टार के आउट के निकले हुए जो वो होती हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है दैट इज़ फिल्ड बाय द फ्लोएम। फिर हमारे पास है प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील में हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो है तो जाइलम जो है वो बैंड और प्लेट्स की फॉर्म में था, और उसके दरमियान जो खाली जगह थी वो फिल की हुई थी उसने अपना जो फ्लोएम है। मिक्स प्रोटो स्टील जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें जाइलम जो होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है और फ्लोएम जो है उसके साथ मिक्स करता है। और पॉली स्टील जो है वो हमारे पास स्टेम इज़ ट्रांसफर बाय द सिंगल स्टील, बट इन सम केसेस इन सम स्पीशीज ऑफ सेलेजिनेला several independent steel run parallel in the stem, and each steel has own endodermis, and the individual steel is called as the haplosteel। वो जो ऊपर हैप्लोस्टील है बिल्कुल उस तरह का होता है। यहाँ पर जो है तो शायद अब हमारे पास वो आ गया है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको साइफोन स्टील और उसमें एक दो कंसेप्ट और भी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने जो बात की है एम्फीफ्लोइक, उसकी एम्फीफ्लोइक का मतलब ये है कि इसमें आपके पास जो है एम्फी मतलब हम एम्फीबियन का मतलब जो विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो यहाँ पर आप देखें कि दरमियान में ये वाला जो कोर है ये ब्लू कलर में आपको जाइलम बताता हूँ, ये जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है दिस इज़ द जाइलम। अब फ्लोएम कहाँ पर है? फ्लोएम एक इसके बाहर पट्टी है और एक इसके अंदर वाली साइड पे पट्टी है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्लोएम होगा तो उसके जब भी फ्लोएम होगा तो उसके बाहर एक एंडोडर्मिस यहाँ पर जाएगी, और जब ये अंदर होगा तो उसके अंदर वाली साइड पे भी एंडोडर्मिस होगी। तो ये जो अब दो यहाँ पर फ्लोएम है, दो एंडोडर्मिस है, एक आउटर फ्लोएम है और एक आउटर एंडोडर्मिस है। आउटर एंडोडर्मिस, आउटर फ्लोएम। जाइलम दरमियान में एक ही है, जाइलम के फिर बाहर फिर एक फ्लोएम है जिसको हम यानी अंदर वाली साइड पे फिर एक है जिसको हम इनर फ्लोएम, और उसके अंदर वाली साइड पे फिर हमारे पास एक इनर एंडोडर्मिस है। ये दिस इज़ व्हाट दिस इज। और दरमियान में जो खाली स्पेस है, जो ये खाली स्पेस है, ये पिथ है और इसको हम पिथ कहेंगे जो साइफन, और इसको ये एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील है। ये जो दूसरी टाइप है इसको हम कहते हैं एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक में सिर्फ एक साइड पे, एक्टो मतलब बाहर वाली साइड पे, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली साइड पे फ्लोएम है और ये अंदर जो है जाइलम है, और सिर्फ इसके बाहर वाली साइड पे आपको यहाँ पर एक ही साइड पे, क्योंकि फ्लोएम एक ही तरफ है तो फ्लोएम के बाहर यहाँ पर एक एंडोडर्मिस होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज दी
व्हाट वी कैन से द एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जी कि विद लीफ गैप। अब लीफ गैप जो यहाँ पर बता रहे हैं ये है लीफ, ये लीफ ट्रेस है। लीफ ट्रेस का मतलब ये है कि स्टील का वो कंपोनेंट जो लीफ को वेस्कुलर बंडल सपोर्ट दे रहा है, ये लीफ, उसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं। तो वो जो लीफ की तरफ एक नीचे से साइलेंडर आ रहा है और एकदम उसकी साइड पे एक लीफ आ गई है, तो अब लीफ को भी वेस्कुलर सप्लाई होनी है, तो उसमें से एक छोटा सा ट्रेस टूट के लीफ की तरफ जाता है, तो उससे बनने वाला जो स्पेस होता है उसको हम लीफ गैप कहते हैं। ये जो स्पेस क्रिएट होगा, लाइक ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है जहाँ मैंने ये लाइन लगाई है, ये लाइन जो आप देख लें दिस इज़ द लीफ गैप, और ये जो दरमियान में इसके हैं दिस इज़ द लीफ ट्रेस। ये वो वेस्कुलर लीफ ट्रेस वेस्कुलर सप्लाई टू द लीफ होती है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पॉली स्टील की यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है। पॉली स्टील में क्या होता है कि टूट जाता है ये जो आपके पास फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसके छोटे छोटे पीस होते हैं, और ईच पीस जो है वो मेरी स्टील कहलाता है। उसमें देखें दरमियान में ये आपके पास जाइलम है और उसके किनारे पे फ्लोएम है जो एक्चुअली हैप्लो स्टील की ही तरस पे नज़र आ रहा होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब आगे और क्या है। साइफोनो स्टील, जिसमें सिंपल साइफोनो स्टील है जो कि अभी मैंने आपको बताया कि दरम्यान में पिथ होगी। यहाँ पे एक और आया है सोलिनो स्टील, जिसमें साइफोनो स्टील विद लीफ गैप। जब उसमें आपको लीफ ट्रेस जो है वो निकलेगा, वेस्कुलर सप्लाई जब लीफ की तरफ जाएगी और उसमें से गैप क्रिएट होगा, तो देन वी कॉल्ड इट सोलिनो स्टील। डिक्टिव स्टील are similar to that of the soleno steel, having pith and leaf gap, and dictio steel leaf gap overlap as a result of the many arc, and each arc is known as the Mary steel। ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूट जाता है और हर एक टुकड़ा जो है वो एंडोडर्मिस उसको गिर कर दरमियान में उसके जो है तो आपके पास वो होते हैं, जाइलम होता है और उसको कवर किया होता है बाहर से फ्लोएम ने, और उसके बाहर आपको वो मिलता है अपना एंडोडर्मिस। सो इसके बाद हमारे पास आगे क्या है, origin of vasculature, the origin one of the unsolved problem of the plant morphology. It is closely linked with the problem of the origin of the land plant, which also in the eluding a solution. If the algal ancestry of the land plant is proposed, then there is no step indicating the origin of the vasculature। अगर हम कहें कि ये लैंड प्लांट जो है ये एलजी से इवॉल्व हुए, तो हमारे पास अभी तक कोई स्टेप ऐसा नहीं है कि जो बता सके कि आखिर एलजी से जब प्लांट जो लैंड प्लांट अगर या वेस्कुलर प्लांट जो है अगर एलजी से इवॉल्व हुए और अलगल उनका जो हमने जिस तरह लास्ट में देखा था, अगर हम वो उसको फॉलो करें तो फिर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि जो इसको सपोर्ट कर सके इस थ्योरी को कि आखिर ये वेस्कुलर बंडल आए कहाँ से। लेकिन अगर कोई कहे कि ब्रायोफिटिक ओरिजिन है लैंड प्लांट का, तो उसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो कालुमेला था स्पोरोफाइट का, एंथोसिरस का, वो गुड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है फॉर द origin of vasculature। So evolution of vasculature among the different type of steel, it is generally believed that the solid core of vasculature is more primitive than the cylinder of the vasculature। इसमें बेसिकली मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ आसान से अल्फाज में, जो आपके पास प्रोटो स्टील है वो प्रिमिटिव है और जो आपके पास साइफोनो स्टील है वो एडवांस है, जिसके दरमियान में वो पिथ है। If you regard a siphono steel more advanced than a proto steel, then the farmer evolved from the latter। ये साइफोनो स्टील को नॉर्मली रिगार्ड किया जाता है कि वो मोर एडवांस है प्रोटो स्टील के मुकाबले में, जिसकी 3 टाइप मैंने आपको बताई हैं, हैप्लो, एक्टिनो और प्लेक्टो स्टील। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो साइफोनो स्टील है ये एक्चुअली प्रोटो स्टील से ही इवॉल्व हुआ है।
इसके अलावा इसमें कुछ कॉर्टिकुलर इंट्रूजन थ्योरी है कि कॉर्टिकुलर पेरेन्काइमा सेल इंट्रूड टू द स्टील प्रोड्यूसिंग द पेरेन्काइमेटिस सिमिलरली ट्रू। ये बेसिकली हम जब स्टीलर सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पर उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं स्टीलर सिस्टम में जो यहाँ पर उसके लिए बाकायदा अलग तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमने आपको एक ओवरव्यू दिया इसके बारे में कि उसमें क्या होगा। तो जब हम स्टीलर सिस्टम को अलग से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को, तो ये एक लेक्चर था आज का, लेक्चर नंबर 8। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसमें कोई इतना मसला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।